मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम यूजीसी नेट दिसंबर परीक्षा 2006 में जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर 2 हुआ था जिसमें 50 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उनको आज हम देखेंगे, उनका रिवीजन करेंगे और किस प्रकार हमारे जो 2025 में वो रिपीट हो सकते हैं उनकी भी चर्चा इसी क्लास में हम करेंगे। तो इससे पिछली क्लास में हमने एक क्वेश्चन पेपर किया था, तो एक दिन छोड़कर हम एक दिन 50 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम हमारी आज की क्लास। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। निम्न में से किस मध्ययुगीन विचारक ने अरस्तु के मूल राजनीतिक विचारों को अपनाया था? तो किसने अपनाया था? तो ये संत टॉमस एक्विनोस थे। एक्विनोस अरस्तु की पॉलिटिक्स के लैटिन अनुवाद से बहुत प्रभावित हुआ और अरस्तु के दर्शन को मसीही धर्म मान्यताओं के साथ समन्वित किया, उनके साथ मिलाया और धर्मशास्त्रीय, नैतिक और राजनीतिक सिद्धांतों की ऐसी प्रणाली विकसित की जो रोमन कैथोलिक शिक्षाओं का आधार बनी। और एक्विनास ने स्कोलस्टिसिज्म मेथड अपनाया था और उनकी बुक थी कमेंट्री ऑन एरिस्टोटल्स पॉलिटिक्स। एरिस्टोटल्स की पॉलिटिक्स पर उसने कमेंट्री लिखी थी 1271 में। और इसकी जानकारी हमें ओपी गाबा की बुक राजनीतिक चिंतन की रूपरेखा में मिलती है। सेकंड क्वेश्चन है, मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है परंतु बेड़ियों में जकड़ा रहता है, ये कथन किसका है? तो मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है लेकिन बेड़ियों में जकड़ा रहता है, ये कथन है रूसो का। और रूसो के अनुसार संपत्ति के प्रादुर्भाव से मनुष्य की स्वतंत्रता प्रतंत्रता में बदल गई, यानी कि उसकी स्वतंत्रता गुलामी या प्रतंत्रता में बदल गई, जिसको लक्ष्य करके वह कहता है कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न हुआ है लेकिन सर्वत्र बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। और ये बात उनकी बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो 1762 में लिखी गई थी उसमें मिलता है। नेक्स्ट है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। तो यहाँ पर बुक और राइटर। बुक जैसे द पॉलिटिक्स बुक ये लिखी है अरस्तु ने, यानी कि ए का हो गया 4। द प्रिंस ये लिखी है मैकियावेली ने, यानी कि बी का हो गया 1। और द सोशल कॉन्ट्रैक्ट अभी देखा था हमने, तो ये लिखी है रूसो ने। और ऑन लिबर्टी 1859 में जॉन स्टुअर्ट मिल या जे.एस. मिल ने लिखी है। तो ऐसे ऐसे हम इसको करेंगे। ए का 4, तो ए का 4 इसी में है, तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर दे होंगे आंसर, तो आंसर में यही बुक है, द पॉलिटिक्स अरस्तु की, द प्रिंस मैकियावेली की, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की, ऑन लिबर्टी जे.एस. मिल की बुक है। अरस्तु के अनुसार निम्न में से कौन सी सरकार उच्चतम है? तो अरस्तु के अनुसार शासन तंत्र सबसे उच्चतम सरकार है। अरस्तु मध्यम मार्गी दार्शनिक था, उसने अतिवादिता पसंद नहीं थी और इसलिए उसे पॉलिटी ही सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली जान पड़ी। नेक्स्ट है, अभिकथन और कारण। लोक के अनुसार राज्य के कार्य और शक्तियां सीमित थी। जो लोक के अनुसार राज्य के कार्य और शक्तियां सीमित थी, बिल्कुल सही है। और राज्य का अस्तित्व जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति की सुरक्षा में था। तो यहाँ पर दोनों ही कथन सही है और दोनों ही एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन, सूची 1 और 2 का मिलान कीजिए और कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सामान्य इच्छा किसने दी थी? तो ये दी थी रूसो ने। और सीमित सरकार अभी हमने देखा लोक ने दी थी। तो और असीमित प्रभुसत्ता ये होब्स ने। और नव राजनीति विज्ञान ये दिया था मैकियावेली ने। मैकियावेली को मॉडर्न थिंकर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन का आंसर। तो सामान्य इच्छा रूसो ने दी थी, असीमित प्रभुसत्ता ये होब्स ने, सीमित सरकार का मतलब क्या होता है? जैसे राजनीतिक विज्ञान में जो भी उस समय राज्य के व्यक्ति होते थे, व्यक्तियों को स्वतंत्रता दी जाए, उन पर कोई भेदभाव या उन पर कोई प्रतिबंध ना लगाया जाए और राज्य का काम केवल उनकी संपत्ति की रक्षा करना है। तो यहाँ पर सीमित सरकार की बात की थी लोक ने। और नव राजनीति विज्ञान ये विचार ये दिया था मैकियावेली ने। प्लेटो के अनुसार राज्य का निम्नतर रूप, सबसे निम्न स्तर का रूप कौन सा है? तो यह है लोकतंत्र। प्लेटो लोकतंत्र के विरोधी थे और उनके अनुसार राज्य का निम्नतर रूप ये लोकतंत्र था। और रिपब्लिक की रचना का उद्देश्य सोफिस्ट विचारकों के द्वारा प्रतिपादित आत्म तृप्ति के सिद्धांत को गलत
और झूठा सिद्ध करना था, जिसे भ्रष्टाचारी और जनतंत्री दोनों ने अपना लिया था। अरस्तु के अनुसार सर्वश्रेष्ठ शासन तंत्र किस नियम पर आधारित होता है? तो ये मध्यम मार्गी था। तो अरस्तु मध्यम मार्गी दार्शनिक था। अतिवादिता उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। उन्हें कुलीन तंत्र और राजतंत्र के स्थान पर पॉलिटी को ही सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली माना, जो लोकतंत्र और गणतंत्र दोनों का ही सम्मिलित रूप है। किसे अराजकतावादी विचारक की श्रेणी में रखा जा सकता है? अराजकतावादी जो अराजक नहीं थे, तो ये थे गांधी शांति प्रिय थे। एम.एन. रॉय अराजकतावादी थे। जे.पी. नारायण भी क्रांति में विश्वास करते थे और अंबेडकर भी। महात्मा गांधी राम राज्य की बात करते थे। इसमें राज्य विलुप्त हो जाएगा, इसमें जो राज्य था वो विलुप्त हो जाएगा और व्यक्ति की नैतिक इच्छाएं प्रधान होंगी। यही कारण है कि उन्हें दार्शनिक अराजकतावादी कहा जाता है। किस ने उदारवादी लोकतंत्र का अधिकारात्मक व्यक्तिवाद के आधार पर परीक्षण किया था? तो ये किया था सी.बी. मैकफरसन ने। सी.बी. मैकफरसन के द्वारा ये किया गया था। और सी.बी. मैकफरसन ये एक उदारवादी लोकतंत्र का अधिकारात्मक व्यक्तिवाद के आधार पर परीक्षण किया। उदारवाद का आधार स्वतंत्रता है और वह केंद्रीकृत शासन का विरोधी है, जबकि लोकतंत्र का मूल आधार ही स्वतंत्रता है। और इनकी बुक है द लाइफ एंड टाइम ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी 1977। तो जो भी आज की बुक हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन पेपर में बुक की थी, अगर आपने वो ना लिखी हो तो वो भी लिख लें और इनको भी। तो सभी बुक्स को एक साथ लिखेंगे और इनके ईयर को भी, तब हमारी तैयारी अच्छी हो सकती है। निम्न में से कौन विशिष्ट वर्ग के संचालन में विश्वास करता है? तो कौन करता है? पेरेटो और मोस्का। पेरेटो, C.W. मिल्स, T.V. बोटोमर, मोस्का ने अभिजन वर्ग की धारणा पर विचार दिए थे। और पेरेटो का तो हमने विचार पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा था, पिछले क्वेश्चन पेपर में, कि जो भी शासक होता है और अभिजन वर्ग होता है वो चालाकी से शासन करता है। तो ये अवधारणा अभिजन वर्ग की उसी ने दी थी। और प्रबल राजनीतिक प्रभाव युक्त राजनेताओं की सामूहिकता का नाम है। ये किसी समुदाय के लघु अल्पसंख्यक होते हैं जो महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों का धारण करते हैं। तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र के अध्ययन में क्या शामिल है? समाविष्ट का मतलब होता है शामिल। तो क्या क्या शामिल है? औपचारिक संरचनाएं और उनके कार्य हैं, राजनीतिक प्रक्रियाएं हैं, गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं और उपरोक्त सभी। तो ये सभी ही उसमें अध्ययन में शामिल होती हैं। और इसमें और क्या क्या शामिल होता है? तो इसके अंतर्गत संविधान, हित समूह, राजनीतिक दल, कार्यपालिका, विधायिका और विधायी व्यवहार, निर्वाचक और मतदान व्यवहार, कानूनी पद्धतियां, लोक प्रशासन आदि के सांगोपांग विश्लेषण को लिया जा सकता है। सामान्य व्यवस्था सिद्धांत समाज विज्ञान में सर्वप्रथम विकसित हुआ। तो कैसे विकसित हुआ था? सबसे पहले आया था ये नृशास्त्र में। नृशास्त्र के बाद ये आया था, सबसे पहले आया नृशास्त्र में, फिर आए समाजशास्त्र में, फिर मनोविज्ञान में और सबसे लास्ट में आया था राजनीति विज्ञान में। और राजनीति विज्ञान में इसको लेकर आए थे डेविड ईस्टन। 14वां क्वेश्चन है, आलमंड के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था में निवेश कार्यों में क्या क्या शामिल है? तो निवेश कार्यों में क्या क्या शामिल है? तो इसमें शामिल है हित अभिव्यक्तिकरण और हित समूहीकरण। और भी इसमें शामिल हैं, जैसे राजनीतिक समाजीकरण और भर्ती। आलमंड के अनुसार हित अभिव्यक्तिकरण, हित समूहीकरण और राजनीतिक संप्रेषण, जो राजनीतिक संचार होता है वो भी इसमें शामिल है। निम्न में से किसने आधुनिकीकरण को मानव विचार और क्रिया के सभी क्षेत्र में परिवर्तन की बहुमुखी प्रक्रिया बतलाया? तो ये किसने बताया था? ये केनेथ ओग्रेस्की ने बताया था। केनेथ ओग्रेस्की ने आधुनिकीकरण को मानव विचार और क्रिया के सभी क्षेत्र में परिवर्तन की बहुमुखी प्रक्रिया बताया। और राजनीतिक आधुनिकीकरण की संकल्पना उस राजनीतिक परिवर्तन की स्थिति की ओर निर्देश करती है जो विशेषकर आधुनिक काल और फिर हाल ही के वर्षों में विश्व के अन्य देशों में भी हुआ। नेक्स्ट है, संवैधानिक सरकार क्या होती है? संवैधानिक यानी कि संविधान के अनुसार जो सरकार चलती है वो क्या होती है? तो वो होती है सीमित सरकार। यानी कि संवैधानिक सरकार से मतलब है सीमित सरकार। और संवैधानिक सरकार के तहत शासन व्यवस्था किसी परंपरा या रीति रिवाज के आधार पर नहीं चलती, बल्कि संविधान में उल्लेखित नियमों के आधार पर चलाई जाती है।
और विश्व में सबसे शक्तिशाली विधान पालिका ये कौन सी है? विधान पालिका का मतलब होता है संसद। तो सबसे शक्तिशाली संसद ये है इंग्लैंड की संसद। तो इंग्लैंड की संसद कैसे है, तो ये भी हम यहाँ पर देख लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में। सैद्धांतिक दृष्टि से कानून निर्माण के और ब्रिटिश संसद को प्राप्त इस असीमित शक्ति को ही संसद की संप्रभुता कहा जाता है। और ब्रिटिश पार्लियामेंट के विषय में डी लॉल में एक राजनीतिक शास्त्री थे, उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट सब कुछ कर सकती है सिवाय एक पुरुष को स्त्री और एक स्त्री को पुरुष बनाने के। यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट सब कुछ कर सकती है, वो महिला को पुरुष और पुरुष को महिला नहीं बना सकती, इसके अलावा वो सब कुछ कर सकती है। तो इससे पता चलता है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट उस समय सबसे शक्तिशाली होती थी। 18वां क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। यहाँ पर पुस्तक और लेखक यहाँ पर दिए हुए हैं। तो राजनीतिक विकास के चरण ये केनेथ ओग्रेनकी ने लिखा था। राजनीतिक विकास के संकट लुसियन पाई ने। राजनीतिक संस्कृति का वर्गीकरण आलमंड और वर्बा ने। राजनीतिक दलों का वर्गीकरण ये ला पलुम्ब्रा और मायरन वीनर के द्वारा लिखा गया था। भारत में भूदान आंदोलन का प्रारंभ ये किसने किया था? आचार्य विनोबा भावे ने 1951 में किया था और ये पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। तो भूदान आंदोलन से मतलब था स्वेच्छापूर्वक अपने पास की अत्यधिक भूमि को दान में देना है। आचार्य विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही भी थे। एक बुक है पॉलिटिक्स ऑफ सेक्रेसिटी, ये इस बुक के राइटर कौन है? तो इस बुक के राइटर है माइनर वीनर और ये बुक लिखी थी 1962 में और इसके लेखक है माइनर वीनर। तो यहाँ पर आज हम 20 क्वेश्चन को ही करेंगे, नेक्स्ट करेंगे अगली क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।